हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। विंड्स चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं और यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है कि विंड्स को चलने के लिए यानी पवनों के चलने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, किस प्रकार से विंड्स चलती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। हमने सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, कैटाबेटिक, कई प्रकार की विंड्स के विषय में शुरुआत से ही चर्चा की है और हम अलग अलग कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी पवनों को उनके क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है उन पे बात कर रहे हैं। तो ये विंड्स के कैटेगरी में लास्ट चैप्टर है। इसमें हम यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी विंड्स हैं, लोकल विंड्स, उनके विषय में जानेंगे। प्रश्न यहाँ से बहुत प्रकार से आते हैं, आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी विंड्स जो है कहाँ से रिलेटेड हैं और भी चीज़ें आप जानेंगे इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अफ्रीका के विषय में। आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, तो पहले मैं मैप को आपको समझा दूँ। ये अफ्रीका है। इधर से हमने सिराको विंड्स, खमसिन वगैरह सब कुछ आपको बताया था, हरमट्टन, हबूब, ये विंड्स अफ्रीका में आप पिछले क्लास में सीखे थे। यहाँ पे आप भूमध्य सागर को देख रहे हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए प्रतीकात्मक मैप है। इसको जो है आप एटलस से मिलान करें। भूमध्य सागर के ऊपर आप देखते हो यहाँ पे स्पेन पड़ता है, पुर्तगाल पड़ता है, फ्रांस पड़ता है, इधर जर्मनी वगैरह, इटली और यहाँ स्विट्ज़रलैंड और यूरोप के सभी देश हैं। ये यूरोप कॉन्टिनेंट आप देख पा रहे हैं। ये ब्रिटेन है और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह देश हैं यहाँ पर। तो ये यूरोप का एक प्रतीकात्मक मैप है। और इधर आप एशिया को देख पा रहे हैं, जिसमें आपको साइबेरिया, रूस का रीजन ऊपर दिखाई पड़ रहा है। और इधर एशिया का जो है अदर पार्ट, चाइना वगैरह और इंडिया, और फिर आगे हमने नहीं बनाया है, जापान वगैरह, फिलीपींस वगैरह यहाँ पर हैं। तो बाकी समझने के लिए है विंड्स को कहाँ पर दर्शाया गया है, सिर्फ आप उस पर ध्यान दें। मैप जो है प्रतीकात्मक है, एटलस से मिलान भी कर लें और नोट्स में बना लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं। इधर हमने किनारे बनाया हुआ है। हालांकि मैप के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन यहाँ पड़ेगी जाकर के नीचे मकर रेखा के आसपास। ऑस्ट्रेलिया में जो क्षेत्रीय पवनें हैं, लोकल विंड्स हैं, उसमें 3 प्रमुख पवनें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो बिली बिली के विषय में हम आगे भी डिस्कस करेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। तो बिली विंड्स पूछी जा सकती हैं, कहाँ पे जो है रहती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में ये बहती हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर ये विंड्स पाई जाती हैं, सी से लैंड की तरफ चलती हैं। और एक और जो है यहाँ पे साउथ ब्रस्टर्स विंड्स होती हैं, साउथ ब्रस्टर, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। और एक है ब्रिक फील्डर विंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो 3 बहुत ईजी याद रखना, ब्रिक फील्डर, साउथ ब्रस्टर और बिली, ये आपको ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करके याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के पास में ही आप यहाँ पर देखते हैं जो है न्यूजीलैंड में एक विंड का नाम आपको याद रखना है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। और एक यहाँ पर हमने और बताया है कोईबैंग, ये जावा इंडोनेशिया में, यहाँ पर इंडोनेशिया में जो है जावा में आपको मिलेगी, इंडोनेशिया में। तो ये हमने यहाँ पर देखा। चलिए अब हम यूरोप और एशिया के विंड्स देख लेते हैं, कौन सी कहाँ पर देखेंगे आपको। सबसे पहले हम साइबेरिया की तरफ से स्टार्ट करते हैं। रूस का ठंडा क्षेत्र जो है साइबेरिया, यहाँ पे आपको एक विंड जो दिखाई पड़ेगी, पुर्गा। सबसे पहले आप पुर्गा को देखें। पुर्गा विंड्स जो है वो ठंडी विंड है जो साइबेरिया में बहती है, रसिया में, रूस में। पुर्गा ठंडी है जो बर्फ़ जमाती है। जैसे आपने यूएसए में एक विंड का नाम हमने आपको बताया था जो पुर्गा जैसी है, तो उसको आप कमेंट करके बताएं कि एशिया की पुर्गा पवन अमेरिका की किस पवन के समान है, क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। और मैं लगातार आपको तुलनात्मक रूप से बताता रहा हूं कि कौन सी विंड किस कॉन्टिनेंट की दूसरे कॉन्टिनेंट की किस पवन के समान है। तो इस तरह के जो टेक्निकल क्वेश्चन हैं उन पे आपको ध्यान देना है। तो हम आपको जब यूएसए की पवन पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि पुर्गा किस प्रकार की पवन है। आप कमेंट करके बताएं। पुर्गा कहाँ पे है? रसिया में, साइबेरिया रीजन में, रूस के साइबेरिया रीजन में जो है पुर्गा पवन मिलेगी आपको। दूसरी है बुरान, ये भी जो है ठंडी है। बुरान भी जो है, देखिए पुर्गा जो है वो आ रही है आपकी पोल से, इसीलिए ठंडी है। पवन ऊपर से पर्वत से उतर के घाटी में आती है। बुरान ये भी रसिया में ही पड़ेगी, ये भी ठंडी है बुरान।
और इसके बाद एक बुरान से आगे बढ़ करके ये पवनें जब और आगे आती हैं मंगोलिया और चाइना के क्षेत्र में, तो ये थोड़ा वार्म हो जाती हैं। और धूल, चूँकि यहाँ पे गोबी का मरुस्थल है तो इसमें धूल भी आ जाती है बहुत सारी, चीन और मंगोलिया के क्षेत्र में ये बहती हैं, तब इनको कारा बुरान कहा जाता है। कारा बुरान पवनें, तो बुरान और कारा बुरान दोनों आपको याद रखनी है। कारा बुरान अपने साथ बहुत सारी धूल जो है ले करके चलती है और आगे यहीं पे हुआंगहो रिवर चाइना में मिलेगी आपको। हुआंगहो रिवर जिसे कहा जाता है चीन का शोक, इसी हुआंगहो रिवर की घाटी में ये सारी धूल मिट्टी को ले जा कर के पाटती हैं और उस पटान की वजह से नदी का रास्ता जो है वो बार बार बदल जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ आती है। इसीलिए हुआंगहो रिवर को जो है चीन का शोक भी कहा जाता है, हुआंगहो रिवर को। इसके बाद हम इधर पुरगा बुरान और कारा बुरान को देख लिए हैं। यहीं पे जापान में अगर जाओगे तो एक गर्म पवन जो है यामो पवन के विषय में पूछा जाता है, किस देश से रिलेटेड है, तो यामो जो है वो जापान में है। और मध्य एशिया क्षेत्र में एक पवन है जो बहुत तेज़ी के साथ बहती है और इसकी इतनी स्पीड होती है कि ये मॉइस्चर को सुखाती हुई चलती है। इसको कहते हैं सुखोवी पवन। इंडिया के पास में सुखोई विमान हैं जो रसिया से खरीदे गए हैं और सुखोई विमान भी बहुत तेज़ चलते हैं, दुश्मनों का जो है कह दीजिए दुश्मनों की जान सुखा देते हैं। तो सुखोवी पवन यहाँ बहती है मध्य एशिया। तो ये पहले यूएसएसआर ही क्षेत्र था, ये खास करके कजाकिस्तान के स्टेपीज जो मैदान हैं, घास के मैदान, उन क्षेत्रों में बहती है और ये तीव्र पवन है, सुखाने वाली पवन है। एक प्रकार से इसका नाम है सुखोवी पवन। तो सुखोवी याद रहेगा आपको, कजाकिस्तान क्षेत्र में या मध्य एशिया के क्षेत्र में। अब यूरोप के क्षेत्र में आप आ गए तो यूरोप में सबसे पहले आप देखें जो दो पवन हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है मिस्ट्रल फ्रांस के, खास करके देश का नाम अगर पूछा जाएगा तो फ्रांस। मिस्ट्रल जो है वो ठंडी पवन है, फ्रांस के क्षेत्र में बहती है और ये भूमध्य सागर की तरफ आती है, ठंडी पवन है और फ्रांस में ये बहती है। दूसरे जस्ट इसके विपरीत है, यानी गर्म है, हल्की वार्म है और वो भूमध्य सागर की तरफ से जाती है यूरोप की तरफ। और यहाँ पर बहुत फेमस माउंटेन्स हैं जो आप देखते हैं इटली के पास में, आल्प्स पर्वत। तो ये पवन भूमध्य सागर की तरफ से चलती है तो इसमें मॉइस्चर भी होता है। जब भी कोई पवन पानी की तरफ से लैंड की तरफ जाएगी तो वो पानी लेके जाएगी और जो भी लैंड से आती हैं वो सब ड्राई होती हैं। जैसे ये पवन है सुखोई पवन वगैरह, तो ये ड्राई हैं क्योंकि ये पानी के क्षेत्र के ऊपर से नहीं गुजर रही हैं। तो जब भी पवन पानी की तरफ से जाएगी या पानी पे हो के समुद्र पे हो के गुजरेगी तो पानी खींचेगी। तो ये पवन में मॉइस्चर होता है। जब ये आल्प से टकराती हैं तो आल्प के इधर दक्षिण साइड में ही वर्षा कर देती हैं। इसके बाद कोई भी पवन जब पर्वत को पार करके दूसरी तरफ उतरेगी जा करके तो वह जो है ड्राई हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी क्योंकि उसका पानी सब बरस चुका होगा। तो जब आल्प्स को पार करके ये फाउन पवनें स्विट्ज़रलैंड के क्षेत्र में यूरोप में प्रवेश करती हैं तो ये ड्राई हो जाती हैं, वार्म हो जाती हैं, क्योंकि नीचे उतरती हैं पवनें तो गर्म होती हैं और इस तरह ये स्विट्ज़रलैंड में वार्म यानी हल्की गर्माहट पैदा करती हैं। हालांकि ये उस तरह का गर्माहट आप मत सोचिएगा जैसे अपने इंडिया में होती हैं गर्मी। वहाँ के ठंडे मौसम में जब हल्की गर्म पवन पहुँचती है तो मौसम बड़ा प्लीजेंट, बड़ा सुखदकारी हो जाता है। इसीलिए फान पवनों की वजह से स्विट्ज़रलैंड में पर्यटन के लिए बहुत उपयुक्त दशाएँ बनती हैं और अंगूर की खेती वगैरह के लिए भी ये पवनें अच्छी हैं क्योंकि वो जल्दी से अंगूर की खेती तैयार हो जाती हैं, पक जाती हैं। तो फान पवन और मिस्ट्रल पवन दो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर आपको याद रखना है। इसके बाद में ट्रेमेंटॉन भी यूरोप से रिलेटेड है, फ्रांस और स्पेन में इनकी सिचुएशन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रेमेंटॉन, ये भी वार्म है, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्र में बहती हैं और यहीं पे जिब्राल्टर की जल संधि आपको पता है, ये आपका भूमध्य सागर का द्वार कहलाता है जिब्राल्टर की जल संधि। इसके ऊपर स्पेन है, पुर्तगाल है। यहाँ पे एक और क्षेत्रीय पवन बहती है, वो जो है लेवेंटर के नाम से
जानी जाती है, ये भी ठंडी है, कोल्ड है। अब इटली की तरफ हम देखेंगे, यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के क्षेत्र में ही, ये भी देखिए स्विट्ज़रलैंड में एक जूरन पवन है। जूरन पवन जो है वो जूरा पर्वत से बहती है। जूरा पर्वत है, जूरा माउंटेन है यहीं पे, और स्विट्ज़रलैंड में ये पवन जूरन, ये पवन आप यहाँ पे देख रहे हैं इटली के ऊपर। और एक पवन है बोरा पवन भी ठंडी पवन है, और ये एड्रियाटिक सागर तट के क्षेत्र में, जब आप मैप पे देखोगे तो ये इटली है, इटली के बाद में एड्रियाटिक सी है, ये जो है मेडिटरेनियन सी का ही एक पार्ट है एड्रियाटिक सी। यहीं पे बहुत सारे देश हैं छोटे छोटे, उन तटीय क्षेत्रों में ये पवन बहती है, जिसको कहते हैं बोरा जो है एड्रियाटिक समुद्र तटीय क्षेत्रों में बहती है, और ये ठंडी पवन है। और एक पवन है ग्रीगल, यहाँ पर ग्रीस आप देखते हो, ग्रीस और भूमध्य सागर का एरिया जो है, यहाँ पे ग्रीगल नाम की ये पवन बहती है। तो क्षेत्रीय पवनें हैं, इनकी लोकेशन आपको जाननी है, कहाँ पर बहती हैं, किस प्रकार की हैं, ठंडी हैं, वार्म हैं, क्या हैं, और ख़ास करके किसी देश से रिलेटेड है तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। बाकी इन सब पवनों के विषय में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जब आप शुरू से हमारा चैप्टर देखेंगे तो उसमें हमने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया भी हुआ है। तो अब आ जाते हैं इधर अरब प्रायद्वीप की तरफ आओगे तो एक समूम या सिमूम पवन हमने आपको बताया था। अरब का मरुस्थल जो है, इस मरुस्थल क्षेत्र में सिमूम पवन बहती है, जो कि सिराको की तरह है। अफ्रीका से भूमध्य सागर की तरफ सिराको पवनें बहती हैं, और वो भूमध्य सागर ऊपर होके इटली में जाके ब्लड रेन भी करती हैं। उसी के जैसी ये पवन है सिमूम या समूम, ये जो है अरब मरुस्थल में बहती हैं, अरब देशों में। और फ़ारस के आसपास का जो क्षेत्र है, फ़ारस की खाड़ी, जैसे इराक वगैरह, मेसोपोटामिया का क्षेत्र, उस क्षेत्र में जो है सामल नाम की पवन बहती है, सामल। तो ये दो पवन आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने आपको एक कल भी बताया था, काली आंधी जैसे हबूब पवन होती है अफ्रीका में, हबूब आंधी वाली धूल भरी आंधी होती है, जिसके बाद थंडर वार्म होता है। इंडिया में अक्सर आपने देखा होगा कि एक धूल भरी काली आंधी चलती है, उसके बाद गड़गड़ाहट होती है और बिजली चमकती है और बारिश भी होती है, तो थंडर वार्म वाली पवनें होती हैं काली आंधी। रेन से रिलेटेड कुछ और भी विंड्स हैं, जैसे काल वैसाखी है, मैंगो सावर है, कॉफ़ी सावर है, उनको सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम भारत का मानसून पढ़ेंगे। वर्षा कैसी होती, किस प्रकार से होती, तब हम बहुत सारी और चीज़ें आपको बताएंगे। यहाँ पर आप दो खास करके देखें, काली आंधी तो आप जानते ही होंगे, दूसरा एक लू। गर्मियों के महीने में, मई जून के महीने में अक्सर जो है लू चलती है उत्तरी भारत में। लू एक हॉट वेव होती है, यानी बहुत ही तेज़ गर्म हवा होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर लू में आप निकलते हैं तो ये आपके अंदर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी ला देगी, जिससे शरीर में पानी की कमी से होने वाली समस्याएं पैदा हो जाती हैं, लू लग जाती है उसे कहते हैं। तो लू जो पवन है वो हॉट, बहुत गर्म पवन होती है, जो खास करके राजस्थान के क्षेत्र में, गुजरात में, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के रीजन में विशेषतः चलती है, और इसके आसपास मध्य प्रदेश वगैरह में भी इसके प्रभाव देखे जाते हैं। तो लू उत्तर भारत में खास करके इन प्रदेशों में बहने वाली एक गर्म हवा है, गर्म पवन है, जिसको लू कहा जाता है इंडिया में। यहाँ पे फिलीपींस में भी वाग्या नाम की एक क्षेत्रीय पवन है, वाग्या। बाकी हम और आपको टाइफून वगैरह के विषय में सब बताएंगे ही बाद में, जब हम चक्रवात वगैरह पढ़ेंगे। तो इतनी जो विंड्स हैं, ये आपकी यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की लोकल विंड्स हैं, क्षेत्रीय विंड्स हैं। जब हम विंड का चैप्टर स्टार्ट किए थे तो हमने आपको पवन के चलने के सभी रीजन बताए थे, और जो प्लैनेटरी विंड्स हैं, यानी पूरे पृथ्वी पे जो एक समान रूप से चलती हैं, उनके विषय में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। फिर हमने आपको बताया कि कुछ स्थानीय परिस्थितियों के विषय में, लोकल कंडीशंस के कारण जो है अलग अलग क्षेत्रों में कुछ हवाएं चलती हैं, पवन चलती हैं, तो उन पवनों के कुछ अलग अलग नाम हैं जो पूछे जाते हैं। इसलिए हमने आपको 2-3 क्लासेस में हर कंटिनेंट में चलने वाली प्रमुख पवनों के विषय में बताया है। तो फ्रेंड्स, अब हम विंड्स को पढ़ लिए हैं, इसके बाद हम ह्यूमिडिटी को पढ़ेंगे कि जो वायु में नमी होती है, क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे कि हवा में पानी
कैसे जो है जाता है और कितनी मात्रा में उसे रख सकता है, उसके बाद बादल कैसे बनते हैं और फिर वर्षा कैसे होती है। इन 3 कॉन्सेप्ट को जब हम समझ लेंगे फिर हम देखेंगे कि दुनिया में क्लाइमेट कैसे है और इंडिया में क्लाइमेट कैसे है और इंडिया में मानसून की वर्षा कैसे होती है, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वर्षाएं कैसे होती हैं, कितने प्रकार का वर्षण होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, वो सब पढ़ेंगे। चक्रवात, प्रतिचक्रवात पढ़ेंगे, इंडिया के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जल्दी से इंडियन मानसून को पढ़ाइए, लेकिन ऐसे रटने वाली चीज़ से हो नहीं पाएगा। जब तक आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे क्लियर, तो आप इंडियन मानसून को फिर रट सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। तो हम एक लाइन से चल रहे हैं। विंड्स के विषय में पढ़ने के बाद में अब हम आपको बादल बनना, ह्यूमिडिटी वगैरह के कॉन्सेप्ट 2-3 क्लास में बता करके उसके बाद जो है हम आएंगे वर्षण पे, यानी रेन और फॉल कैसे होती है और मानसून कैसे बनता है, इन सब के विषय में बात करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।